नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड विजन्स क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की जो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण सब्जेक्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय आते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस टाइप से आपको लिखना है। एक या दो या मैक्सिमम 3 लाइन में लिखना होता है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना होता है क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम रहता है। ये पेपर जो है ये आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें अति लघु उत्तरीय, बहुविकल्पी और लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इसमें बहुविकल्पी 15 और अति लघु उत्तरीय 15 और जो लघु उत्तरीय होंगे वो 10 आएंगे। पूरे टोटल मिला के जो क्वेश्चन होंगे ये आपके पास में जो 40 होंगे और 40 जो क्वेश्चन होंगे ये टोटल आपके 50 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान से देखना है। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं। और उससे भी ज़रूरी बात यह है कि यदि आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सबका बेनिफिट हो सके। तो यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ इतिहास जानने के साधनों का उल्लेख कीजिए। इतिहास जानने के साधनों का उल्लेख कीजिए। अब जैसे इतिहास के बारे में हमको जानना है, मान लीजिए आप देखिए रट्टा मत मारिएगा। ठीक है, रट्टा मारने की कोशिश उतनी करिए जितना जायज़ हो, जो भूले ना। क्या फ़ायदा आप रट्टा मार के इसको तो पास करते हैं लेकिन टेट सुपर टेट में इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ आए ना, तो फ़ायदा क्या है। तो रट्टा नहीं मारिए, आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इतिहास जानने के साधनों को नामोल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले इतिहास यदि आपको जानना तो होता क्या है कि हम लोग जो अपने बुजुर्ग होते हैं उनसे पूछते हैं, तो वो होता है एक तरीके से, मान लीजिए अनैतिहासिक ग्रंथ जो इधर उधर कहीं पर लिखा होता है उसको हम पढ़ें और जानने की कोशिश करें, या फिर ऐतिहासिक ग्रंथ जिसके विषय में लिखा गया उसी को पढ़ के हम जानकारी कर लें कि पीछे हमारे इतिहास में क्या था। या पुरातत्व संबंधी सामग्री, ठीक है, जो पुरातत्व संबंधी सामग्री होगी उसको देख के हम समझ लें कि अच्छा ऐसा रहा होगा इतिहास, हमारे पूर्वज ऐसे काम करते होंगे। या फिर विदेशी जो आए हुए थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, उनको पढ़ के हम समझ लें कि कैसा इतिहास रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ है वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ठीक है, 3 हैं, बौद्ध, जैन और वैदिक, 3 ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इनको हम पढ़ सकते हैं। इनसे भी हमें ऐतिहासिक चीज़ें, इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकती है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो फयान, मेगस्थनीज, फयान और मेगस्थनीज 2 विदेशी यात्री थे। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। ईसा पूर्व अक्सर आपको लिखा होता है ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, कहीं लिखा होगा 500 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब ये होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म यहाँ पे हुआ, ठीक है, और हम जो रह रहे हैं इस समय यहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ पर हैं और यहाँ पे इनका जन्म हुआ, तो अगर ईसा पूर्व लिखा तो इसका मतलब इनके जन्म से पूर्व, यहाँ पर की बात कह रहा। कह दे 500 ईसा पूर्व तो मतलब 500 वर्ष पीछे, कह दे 600 ईसा पूर्व तो और 600 वर्ष पीछे, इनके जन्म से 600 वर्ष पीछे। ठीक है, समझिएगा बात को। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। हर्ष रचित किसकी रचना है, हर्ष रचित किसकी रचना है, बाणभट्ट की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। प्राचीन सभ्यता को कितने भागों में विभक्त किया गया है। प्राचीन जो सभ्यता है उसको कितने भागों में विभक्त किया गया है। पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य युग, लौह युग। ठीक है, 3 भागों में विभक्त किया गया, पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य युग, लौह युग। पूरा पाषाण काल कालीन औजार कैसे थे। पूरा पाषाण कालीन औजार कैसे थे। पूरा पाषाण कालीन औजार वे डोल तथा भौड़ी आकृति के थे।
जो उस समय के औजार हुआ करते थे बेडोल तथा भौड़ी आकृति के हुआ करते थे। फिर नेक्स्ट है, कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? नव पाषाण काल में। मतलब पूरा पाषाण काल का मतलब सबसे पहले जो पुराना है काल, जिसको जो समय होगा जब अपने पूर्वज वानर हुआ करते थे, चिंपैंजी, बंदर, गौरिल्ला, ठीक है, इन सब से हम लोगों का विकास हुआ है। तो ये मान लो कि जब इसमें ये कहा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में जब लोग मांस खाते थे, मांस ही उनका साधन था, तो औजारों का इस्तेमाल करते थे जानवरों को मारने के लिए। तो बेडोल और भौड़ी आकृति के ये चीज़ें हुआ करती थी। फिर कहा जा रहा कृषि का आरंभ कब हुआ? तो नव पाषाण काल में। कृषि का आरंभ कब हुआ? नव पाषाण काल में, जब इंसान को कुछ ज्ञान हुआ कि चीज़ें उगाती हैं और उसमें चीज़ें जब हम फल होते हैं तोड़ के खाते हैं अच्छे लगते हैं, इसलिए हम मतलब उन्होंने सोचा होगा कि इस तरीके से हम भी उगा सकते हैं, तभी से खेती करना प्रारंभ किया होगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव का प्रथम पालतू पशु कौन सा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव का प्रथम पालतू पशु कौन है? कुत्ता। ठीक है, मानव सबसे पहले कुत्ते को पाला था। आग की खोज किसमें की थी? आग की खोज पूरा पाषाण काल के मानव ने आग की खोज कर ली थी। मतलब जब वो मांस खाते थे उसी समय उनको आग की खोज भी हो गई थी। स्टार्टिंग में ही उन्होंने आग की खोज कर ली थी। पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही उन्होंने किया। मिट्टी से बर्तन बनाना किस काल में आरंभ हुआ? नवपाषाण काल में, मतलब लेटेस्ट है ये। ठीक है, कांस्य युग में जिस लिपि का विकास हुआ था उसका नाम बताइए। कीलाकार लिपि। कांस्य युग में किस लिपि का विकास हुआ? कीलाकार। मतलब कील से लिख दिया करते होंगे और आपस में समझ लिया करते होंगे, इसलिए उस विधि का कर दिया कीलाकार विधि। ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। अब हड़प्पा, ठीक है, ये सब याद करना। हड़प्पा इसीलिए बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब एक ही चीज़ों से रिलेटेड हैं। क्योंकि हड़प्पा से 640 किलोमीटर, हड़प्पा जो है उससे 640 किलोमीटर कम नहीं होता, काफ़ी दूर होता है। लेकिन जो फेमस चीज़ होती थी उसी के नाम से इतिहास लिखा जाता था, जिक्र किया जाता था, जिसे लोग जान पाए। तो हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो जो स्थान था से सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। और जो सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी, क्यों विकसित होती थी? क्योंकि उस समय ये लोग खेती वगैरह और पीने के लिए पानी की आवश्यकता रहती थी, इसलिए कोई भी सभ्यता है वो सब नदियों के किनारे ही बसी मिलती थी, नदियों तालाबों के किनारे, क्योंकि पानी की आवश्यकता होती थी। इसलिए सिंधु सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे ही बसी हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमको, कह रहा मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? मेसोपोटामिया जो है किस भाषा का शब्द है? तो मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जल के मध्य। जिसका क्या अर्थ होता है? जल के मध्य। फिर नेक्स्ट लिखा है, मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? मिस्र की जो सभ्यता है उसका विकास कहाँ हुआ? नील नदी के किनारे पर। ठीक है, मिस्र की बात अगर कभी आती है ना और नील नदी की बात आती है तो मिस्र ही होगा उसका आंसर। जिगुरात किसे कहते हैं? जिगुरात किसे कहते हैं? सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जिगुरात कहते हैं। सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को जिगुरात कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड किसे कहते हैं? मिस्र में फारो के मकबरे को पिरामिड कहते हैं। मिस्र में फारो के मकबरे को पिरामिड कहते हैं। मिस्र में फारो के मकबरे को पिरामिड कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चीन की सभ्यता का विकास किन नदियों के मध्य हुआ? जो चीन है इसकी सभ्यता का विकास किन नदियों के किनारे हुआ? मतलब चीन का उद्गम कब हुआ और किन नदियों के किनारे हुआ? चीन की सभ्यता का विकास होंग हो और यांगसे क्वांग नदियों की घाटियों के बीच हुआ। ये देख लो, होंग हो और यांगसे क्वांग नदियों के
घाटियों के बीच हुआ। ठीक है, वही हमने बताया ना, नदियों के किनारे ही लोग रहा करते थे, जिससे उन्हें खेती भी करने में आराम मिलता था, क्योंकि उसमें बोर नहीं थे, सिंचाई के साधन नहीं थे, तो हाथों से, बर्तनों से ही अपनी फसलों को सींचा करते थे। पानी के लिए घड़ों का इस्तेमाल किया करते थे, पत्तों का इस्तेमाल किया करते थे बड़े बड़े से, तो इसलिए नदियों के किनारे ही रहा करते थे। फिर लिखा है आर्य का क्या अर्थ था। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ या उत्तम। आर्य का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ या उत्तम। सप्त सैंधो नदियों का नाम बताइए। सप्त सैंधो नदियों के नाम बताइए। सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, सरस्वती। सप्त मतलब सात, सैंधो नदियों के नाम लिखो। सात नदियों के, सैंधो नदियों के क्या नाम है? सिंधु, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब, सतलज और सरस्वती। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पितृ तथा मातृ शब्द को फारसी में कैसे लिखा जाता है? पितृ को लिखा जाता है पिदर और मातृ को लिखा जाता है मादर। ठीक है, पितृ को लिखा जाता है पिदर, मातृ को लिखा जाता है मादर। ठीक है, ये आप समझिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर्य कौन थे? आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। जैसे कि 3 सभ्यताओं के अभी नाम हमने बताए थे, बौद्ध, जैन और वैदिक। जो वैदिक सभ्यता ये लेटेस्ट है, मतलब बहुत ही नई सभ्यता है, और ये बौद्ध और जैन बहुत पुरानी है। तो जो वैदिक सभ्यता है इसके निर्माता कौन थे? आर्य। ठीक है, आर्यों ने इस सभ्यता का जो आज तक भी चली आ रही है। वेद शब्द का अर्थ बताइए। वेद शब्द विद, ये देख लीजिए, विद धातु से बना है, इसका अर्थ होता है जानना। सामान्यतः इसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है, वेद शब्द जो है विद इस तरीके से लिखा जाएगा, धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, और सामान्यतः इसका अर्थ होता है ज्ञान। सामान्यतः इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? 4 वेदों के नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन सबको मैक्सिमम पता होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना किस समय काल के बीच हुई थी? संपूर्ण वैदिक साहित्य, अब वैदिक साहित्य की बात कर रहा है, मतलब लेटेस्ट वाला, किस समय काल के बीच हुई थी? 15, ये देखो, 15वीं ईसा पूर्व से 6वीं ईसा पूर्व, मतलब 1500 ईसा पूर्व से, समझिएगा, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब ये ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, ये समझिएगा। जब उल्टा चलेगा तभी ये सही चलता है। ठीक है, इसको ऐसे कभी मत लिखिएगा। ईसा पूर्व अगर की बात की जाए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। 600, सोचो ये हम इस तरीके से लिख दें 600 ईसा पूर्व से, और ऐसे लिख दें 1500 ईसा पूर्व। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो ये आपका गलत है, ये उल्टा ही लिखा जाता है। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये सही है। ठीक है, ये हमेशा उल्टा, ईसा पूर्व में जब कभी भी समय गैप दिखाया जाता है तो उल्टा ही दिखाया जाता है। क्यों? अभी हमने बताया ना, ईसा मसीह मान लीजिए ये पैदा हुए, तो 1500 का मतलब यहाँ तक, और 600 का मतलब इतना। तो ये जो समय रहा है, ठीक है, ये जो समय रहा है, इस समय की बात की जा रही। वैदिक सभ्यता में परिवार के समूह को क्या कहते थे? विश। वैदिक सभ्यता में परिवार के समूह को क्या कहा जाता था? विश। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये इन क्वेश्चंस में आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको अच्छे लगते हैं तब भी आप कमेंट करके बताइए, लाइक जरूर करिएगा। और अपने जो बीटीसी मित्र, डीएलएड मित्र जो प्रथम सेमेस्टर हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सुपर टेट से टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, आप उनको भी ये भेज दीजिएगा। धन्यवाद।